Good morning students. Last time we were discussing about vegetative propagation. हमने देखा प्लांट्स में किन किन मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं और नए प्लांट्स ग्रो करते हैं. सो एट लास्ट वी आर लेफ्ट विद एडवांटेजेस. वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं. See, vegetative propagation, it can be easily done for those plants which do not produce seed. So, for seedless plants, without seed, from any part of the plant, new plant can be produced. For example, banana. Another is, some plants are there which produce seeds, but the seeds are not viable. Viable here means that they are not able to produce a new plant. For such type of plants, those are not producing viable seeds. For those type of plants also, vegetative propagation is very useful. So, for plants producing non-viable seeds, or we can also use for those plants, उन plants के लिए भी यूज कर सकते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. सो आइदर दे आर प्रोड्यूसिंग नॉन वाइबल सीड्स और सीड्स इन वेरी लेस क्वांटिटी. क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो दीज प्लांट्स कैन इजीली बी ग्रोन विदाउट यूजिंग ऑफ सीड. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस. वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से हम किसी भी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एज इट इज मेंटेन करके रख सकते हैं. हमने देखा जेनेटिक चेंजेस नहीं आते हैं और जो नए प्लांट्स बनते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट्स की कॉपीज होते हैं. सो हेयर कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट कैन बी मेंटेन्ड. सो मेंटेनेंस ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स आर देयर. अगर हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लांट है और हम उसमें चेंजेस नहीं चाहते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. मींस फ्रॉम वन सिंगल प्लांट वी कैन इजीली प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लांट्स. और सारे के सारे जो नए प्लांट्स बनेंगे उनमें क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, बिल्कुल उनके पेरेंट प्लांट्स के जैसी होंगी. सो दिस इज हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूजफुल. अनदर थिंग, हमने ग्राफ्टिंग में देखा. ग्राफ्टिंग वी आर गेटिंग हाइब्रिड. मीन्स दो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या दो से ज्यादा प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मिक्सअप किया जा सकता है. सो वी कैन से दैट हाइब्रिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड. अगर हम दो या दो से ज्यादा प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्सअप करना चाहते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. अनदर एडवांटेजेस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो जो प्लांट्स सीड्स की हेल्प से ग्रो करते हैं उनके कंपैरेटिवली फास्ट ग्रो करते हैं. रीजन, बिकॉज सीड डोरमेंट होता है, उसे जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर कंडीशंस चाहिए, देन इट विल टेक टाइम टू जर्मिनेट. लेकिन यहाँ पर प्लांट्स को ज्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रो करने के लिए. सो दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द प्लांट्स विच वी ग्रो बाय द यूज ऑफ सीड्स. वहां पर ग्रोथ काफी अच्छी होती है. अनदर एडवांटेजेस, यहाँ पर हम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसा कि हमने टिश्यू कल्चर में देखा था, देयर आर प्लांट्स विच आर नाउ डिजीज रेजिस्टेंट. तो अगर हमारे प्लांट्स ऑलरेडी डिजीज रेजिस्टेंट होंगे तो हमें ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दैट इज इंक्रीजिंग आवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. सो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड. इन प्लांट्स को ज्यादा मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव
propagation, and this is how vegetative propagation is helpful. So this was all about asexual reproduction in plants. पहले हमने asexual reproduction in animals की बात की थी, then asexual reproduction in plants, and now we are moving forward with our next topic, that is sexual reproduction. Firstly, I have already discussed some of the important topics about sexual reproduction. I am repeating it again for your revision. So we will talk simply about sexual reproduction, and in detail we will discuss about sexual reproduction in plants. तो पहले sexual reproduction के बारे में बात करते हैं. See, sexual reproduction means there is requirement of two parents of opposite sex. One should be a male parent and one should be a female parent. Now in sexual reproduction, there is formation of gametes. Another important thing is formation of gametes. Both the parents, दोनों ही parents gametes बनाते हैं. Male parent is going to form male gamete and female parent is going to form female gamete. See, if I talk about plants, प्लांट्स में जो मेल गेमीट है दैट इज मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. इन प्लांट्स वी आर कॉलिंग इट एज pollen grain, that is acting as a male gamete, and ovule. We will see these structures later on, but just remember now, plants में pollen grain is male gamete and ovule is female gamete. If I am talking about animals like human beings, then sperms are the male gametes and ovum is female gamete. These are the gametes that are going to take part in sexual reproduction. अब gametes में और body की बाकी normal cells में क्या difference होता है? हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, और जब भी हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स डिवाइड होंगी, एक सेल दो में डिवाइड होगी, तो जो नई सेल्स बनती हैं वो इक्वल जेनेटिक मटेरियल कैरी करती हैं. दिस सेल वाज हैविंग 46, तो जो नई डॉटर सेल्स बनी है उनके पास भी कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 46. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये सेल डिवीजन का मेथड कौन सा है? माइटोसिस. दिस इज माइटोसिस. ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स में होता है. इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स. और प्लांट्स में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल्स. इनमें माइटोसिस होता है. जो सेल्स गेमीट बनाने में इन्वॉल्व होती हैं, जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म लाइन सेल्स बोलते हैं, वहां पर भी डिवीजन होता है, बट दैट डिवीजन इज नोन एज मियोसिस. और मियोसिस का मतलब है जो 46 क्रोमोसोम सेल में प्रेजेंट थे, इसने उन्हें 4 सेल्स में डिवाइड कर दिया, एंड ईच सेल इज रिसीविंग हाफ. इस सेल के पास जितने प्रेजेंट थे, यहां से जो नई सेल्स बनी है उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिट हुए हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमीट्स बोलते हैं. और गैमीट्स किस में इन्वॉल्व होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. अब रीजन क्या है? मींस व्हाई दिस इज हैपनिंग, दैट इन नॉर्मल सोमैटिक सेल्स माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस, और जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स है वहां पर मियोसिस हो रहा है. नेचर ने एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये सेलेक्ट किया है, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. रीजन इज, वी नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द गैमीट्स आर गोइंग टू फ्यूज. दोनों गैमीट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे. तो अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी माइटोसिस हो रहा होता और गैमीट्स कैसे बनते? डिप्लॉइड. तो अगर दो डिप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज होते, 2 डिप्लॉइड गैमीट्स मींस 2n and 2n, अगर ये दोनों फ्यूज होते तो अगली जनरेशन जो बनती उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते? 4n. दैट मीन्स डबल हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाते हैं तो स्पीशीज चेंज हो जाती है. तो किसी भी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए
उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता है. रीजन से इफ N is present in one gamete, N is present in another gamete, it is combining to form 2N. यहाँ पर भी हमें कैसी सेल मिली, डिप्लॉइड. जाइगोट जो बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉइड. और पेरेंट्स भी कैसे थे, डिप्लॉइड. तो अगली जनरेशन में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन्ड है और इसकी वजह से स्पीशीज की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड रहती है. दैट्स व्हाई नॉर्मल सेल्स में माइटोसिस होता है और रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. So here ovum was there. चाहे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, गैमीट फॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर. और गैमीट्स कैसे होते हैं नेचर में, हैप्लॉइड होते हैं, उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. दूसरी बात हमने की कि दोनों ही पेरेंट्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं. मींस एन विल बी कमिंग फ्रॉम मेल एंड एन विल बी कमिंग फ्रॉम फीमेल. लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेट है उसमें से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, दैट इज अ रैंडम चांस. वो कंप्लीटली रैंडम है और इस रैंडम चांस की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आती है, वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं. और इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं. ना वेरिएशंस आर हेल्पफुल, वेरिएशंस बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए, बिकॉज दीज वेरिएशंस आर हेल्पिंग. ये हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितनी ज्यादा वेरिएशंस आएंगी वो इजीली अपने आप को अडेप्ट कर सकता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में. सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो गिव आंसर टू द क्वेश्चन दैट व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजियस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था वहां पर वेरिएशंस नहीं आती हैं, बिकॉज वहां गैमीट्स नहीं बनते हैं. इसलिए जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है सिर्फ वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग देयर चांस ऑफ सर्वाइवल. उनका सर्वाइवल का चांस इंक्रीज हो जाता है बिकॉज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर गेटिंग वेरिएशंस. And also these variations are raw material of, और these variations are leading to evolution. अगर variations आएंगी तो ही evolution होगा. evolution means नई species. टाइम के साथ एक species दूसरी species में change होती जाएगी. that is because of variations. So this is sexual reproduction. Now another thing about sexual reproduction is कि यहां से हैप्लॉइड गैमीट्स, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो फर्टिलाइजेशन वर्ड सिंपली मीन्स दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. और इस फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल. और ये सिंगल सेल किस नेचर की होगी, डिप्लॉइड नेचर की होगी. और इस सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. सो जाइगोट इज ऑलवेज द फर्स्ट सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग सेल, एंड दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है. सो दिस इज ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. When we will be completed with sexual reproduction in plants, then we will talk about sexual reproduction in animals. So इतनी बातें पता होने के बाद let's start with sexual reproduction in plants. प्लांट्स में हमने वेजिटेटिव पार्ट्स की बात की. प्लांट्स के लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम हैं, रूट हैं, ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट
पार्ट की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर. That means in plant, flower will be involved in the process of fertilization, because that is involved in the process of sexual reproduction, because that is the reproductive part of the flower. और अगर हम फ्लावर की बात करते हैं कि फ्लावर बेसिकली क्या है, फ्लावर किसी भी प्लांट का मॉडिफाइड शूट है. दैट मीन्स इट इज अराइजिंग फ्रॉम द शूट. जो हमारा स्टेम सिस्टम है, शूट सिस्टम है, उसके जो टिप पोर्शंस हैं, दे मॉडिफाई, दे चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड दे गेट मॉडिफाइड इनटू फ्लावर. और ये फ्लावर इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, कुछ टर्म्स आपको प्लांट्स के बारे में पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बाइसेक्सुअल plant. Bisexual plant simply means that a plant is having, or you can say a flower is having both male and female reproductive parts, or you can say bisexual plant, or you can say bisexual flower means the male reproductive part and female reproductive part दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है, एक सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट है. both male and female reproductive parts present in one flower. That is a bisexual flower. Then the second term is unisexual. Unisexual, as the name is suggesting, only one single reproductive part is present. Either the flower is having male reproductive part, या तो फ्लावर के पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फ्लावर के पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों नहीं है. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज हैविंग आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. अनदर टर्म इज डाइशियस प्लांट्स. Dioecious plant means plant के ऊपर either the plant is having male flower only or the plant is having female, means male flowers and female flowers are present on different plants. Flowers present on different plants. And the next is monoecious plants, means both male and female flowers present on same plant. So these are some of the terms. You need to know their examples also. So find out the examples of these different type of plants. Now with this, let's discuss about the parts of a flower. Today we are going to talk about flower. Before this, you must know that the flower producing plants, the plants which produce flowers are angiosperms. एंड ये एंजियोस्पर्म्स अर्थ के ऊपर सबसे एडवांस्ड प्लांट्स हैं और यहाँ पर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज एंजियोस्पर्म्स ही फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. सो फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फ्लावर
ब्रांच के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पेडिसल उससे अटैच रहता है, और जो अपर पार्ट है, जो फ्लावर के वर्ल्स हैं, वो एक बेस के साथ, एक ब्रॉड रीजन के साथ अटैच रहते हैं, और हमें 4 वर्ल्स देखने को मिलते हैं। ये 4 वर्ल्स क्या है? दीज 4 वर्ल्स आर सेपल, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल, और यू कैन से पिस्टिल। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है ये उसी सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। मींस सेपल सबसे बाहर प्रेजेंट होंगे, देन पेटल्स, स्टेमन थर्ड नंबर पे, और कार्पेल सबसे बीच में प्रेजेंट होगा। कोई भी फ्लावर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहता है और जिसका अपर पार्ट स्वॉलन होता है, और इसके ऊपर बाकी के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगी। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द पेडिसल एंड दिस इज द थैलेमस, एंड रिमेनिंग पार्ट्स सभी इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वी विल डिस्कस द डायग्राम लेटर ऑन, बट अभी हम इन 4 पार्ट वर्ल्स की बात करते हैं और इनके फंक्शंस की बात करते हैं। सेपल्स कैसे होते हैं? सेपल्स आर ग्रीन इन कलर। सेपल लीव्स हैं, दीज आर स्मॉल लीव्स, ग्रीन इन कलर, और ये जब फ्लावर मेनली बड की फॉर्म में होता है, इनिशियली हम देखेंगे तो फ्लावर बड की फॉर्म में होता है, और जैसे जैसे वो डेवलप होना स्टार्ट होता है वो ओपन होके एक कंप्लीट फ्लावर बनाता है। सो व्हेन फ्लावर इज प्रेजेंट इन बड फॉर्म, उस टाइम पे फ्लावर की प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? सेपल्स करते हैं। तो सेपल क्या करते हैं? बड को एनक्लोज करते हैं। सो दे प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड फॉर्म बाय एनक्लोजिंग देम। उनको एनक्लोज करके रखते हैं, और जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो सेपल्स का फंक्शन ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। तो या तो फ्लावर के ऊपर से सेपल्स गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ, या फिर वो नीचे अरेंज हो जाते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स नियर द थैलेमस, थैलेमस के पास अरेंज कर लेते हैं। सो फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन देयर बड फॉर्म। जो सेकेंड वर्ल हमें फ्लावर में देखने को मिलती है, दैट सेकेंड वर्ल इज पेटल। हम पेटल को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? फ्लावर में हमें बाहर जो भी कलर्ड पार्ट दिखाई देता है, जो लीव्स कलर्ड पोर्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? पेटल्स होते हैं। सो पेटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड दीज आर गिविंग फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस इज देयर, प्लस दीज कलर्स आर अट्रैक्टिव, और फ्रेगनेंस और अट्रैक्टिव होने की वजह से दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट बर्ड्स, बटरफ्लाईज, डिफरेंट इंसेक्ट्स, और उसका एडवांटेज क्या होगा? पॉलिनेशन। जब भी ये इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, यहां से पॉलन ग्रेन्स कैरी करके दूसरे फ्लावर के पास लेके जाएंगे। सो पेटल का क्या फंक्शन होता है? पेटल इज गोइंग टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करते हैं जो किसमें इन्वॉल्व होंगे? पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होंगे, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स बोलते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स। सेपल और पेटल्स फ्लावर के नॉन एक्सेसरी पार्ट्स हैं। व्हाई वी आर सेइंग सो? बिकॉज ये डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का है। जो मेन पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, दे आर स्टेमन एंड कार्पेल। सो दीज आर द एक्सेसरी पार्ट्स। स्टेमन क्या है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज stamen. That means this part is going to produce male gamete. और अगर हम स्टेमन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्टेमन का स्ट्रक्चर 2 कंपोनेंट से मिलके बना है।
वन इज फिलामेंट एंड द सेकेंड वन इज एंथर। फिलामेंट है और एंथर है। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एक लंबी सी स्टॉक है, सो इट इज सिंपली अ लॉन्ग स्टॉक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। वी विल सी व्हाट फिलामेंट इज डूइंग। और एंथर क्या है? एंथर फिलामेंट के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है एंड इट इज बाइलोब। ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब मींस जिसके दो लोब होते हैं। एंड दिस एंथर इज हैविंग पोलन ग्रेन्स। और एंथर में क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। सी दिस इज द स्टॉक and over its upper portion bilobe structure is present. Now this is anther and this one is filament. तो फिलामेंट का काम है एंथर को फ्लावर के बेस के साथ ज्वाइन करके रखना। दिस इज अ लॉन्ग स्टॉक दैट इज ज्वाइनिंग द एंथर विद द बेस ऑफ द फ्लावर। और एंथर का काम है, द मेन फंक्शन इज ऑफ एंथर, एंथर का फंक्शन है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। तो अगर एंथर का हम एक क्रॉस सेक्शन काट के देखें, यहां से अगर एंथर को कट करके एक क्रॉस सेक्शन देखें, सो दिस इज हाउ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर इज अपीयरिंग। और इस क्रॉस सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं पोलन सैक्स। दिस इज हाउ पोलन सैक्स आर प्रेजेंट एंड इनसाइड दीज पोलन सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल स्मॉल न्यूमरस इन नंबर पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। दीज आर पोलन ग्रेन्स। और इन पोलन ग्रेन्स में क्या है? मेल गैमीट प्रेजेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर मियोसिस की हेल्प से पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होंगे। अब ये पोलन ग्रेन्स जैसे ही ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, एंथर ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद इसकी वॉल्स ओपन होंगी और ये बर्स्ट होके यहां से पोलन ग्रेन्स बाहर मूव कर जाएंगे। अब ये पोलन ग्रेन्स या तो विंड की हेल्प से या इंसेक्ट्स की हेल्प से, वाटर की हेल्प से किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर फॉल करेंगे एंड दे विल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ fertilization. So this is how male reproductive system part is present. And the last one is female reproductive part. Female reproductive part is carpel. I am rubbing all these. If we talk about carpel, so carpel or you can say pistil. Pistil is having three structures. In some of the books you will also find the stamen is also the androecium, male reproductive part, and this carpel or pistil is gynoecium. So this carpel pistil is having three parts. The first one is stigma, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड दिस स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर। ये स्टिकी होता है ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आएंगे, इट विल नॉट अलाउ दोज पोलन ग्रेन्स टू सेपरेट। तो ये चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के सरफेस पे। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? इट इज गोइंग टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। सबसे पहले पोलन ग्रेन्स आकर कहाँ लाए करते हैं? स्टिग्मा के सरफेस पे लाए करते हैं। सो फंक्शन इज टू रिसीव पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जो सेकेंड पार्ट है कार्पल का, दैट इज स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल इज अ लॉन्ग नेक, एक लंबी सा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्टाइल पैसेज प्रोवाइड करता है, एक पाथवे प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल तक मूव करने के लिए। सो इट इज प्रोवाइडिंग अ पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ
male gamete. We will see how. This is the function of style. And third one is ovary. Ovary बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है. थर्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज स्वॉलन बेस. बाकियों के कंपैरिजन में दैट इज मोर स्वॉलन. सो इट इज अ स्वॉलन बेस लाइक स्ट्रक्चर. और इस स्वॉलन बेस में प्रेजेंट है फीमेल गैमीट. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. So this is how carpel is appearing. This is the upper sticky portion, that is stigma. The stigma is going to receive the pollen grains. This is a long neck-like structure. We are calling it as style. And this is the swollen part, that is ovary. So ये तीन parts हैं किसके? carpel के. Now इस ovary के अंदर a cushion like structure is present, that is known as placenta. और इस placenta के साथ क्या attached होते हैं? ओव्यूल अटैच्ड होते हैं. मेन स्ट्रक्चर्स जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट रोल प्ले करेंगे वो कौन होंगे? ओव्यूल्स होंगे. एंड दीज ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्लेसेंटा. सो दिस इज प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा के साथ कौन अटैच्ड है? ओव्यूल अटैच्ड है. और ओव्यूल किस में इन्वॉल्व होंगे? फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे. सो हमने डिफरेंटली अलग अलग सारे पार्ट स्टडी कर लिए हैं. लेट्स ज्वाइन दीज पार्ट्स इन अ वन सिंगल डायग्राम. तो अगर एक सिंगल डायग्राम में हम फ्लावर के सारे पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो हाउ इट इज अपियरिंग? दिस इज द लोअर पेडिसेल. और पेडिसेल के ऊपर प्रेजेंट है एक बेस, दैट इज थैलेमस. बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पल. और उसके बाद जो सेकेंड वॉल प्रेजेंट है, द सेकेंड वॉल इज ऑफ स्टेमन, दैट इज हैविंग फिलामेंट and anther. This is how they are present. This is another. Let me show one more. So this is how the female reproductive part are present. On the surrounding surface, petals will be present. So different petals are going to present, that will be of different color. This will be of different attractive colors because their function is to attract. And on the lower side, because this is a completely developed flower, so on the lower side the sepals are going to arrange themselves. So this is how the sepals are present. In between we will find that placenta is there, and over the placenta ovules are attached. So this is how the structure is there. We want to label them, that is the pedicel, thalamus, sepal, petal, stamen, and in stamen also filament and anther. So this is filament, this is anther and filament. Here stigma is there, style, ovary, ovule and placenta. So this is what we need to know about a flower. And in our next class we will see that how fertilization is taking place in these flowers.